हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप लोगों का पढ़ाई भी और अच्छे से तैयारी चल रहा होगा। प्यारे बच्चों, हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। और प्रकाश का परावर्तन जो चैप्टर है, इसका हमारा टॉपिक जो है आज हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ, यानी कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। उससे पहले हम आप लोग बता दें, पिछली क्लास में जो पढ़ाई हुआ है, जो क्लास हुआ है, अगर आप उस वीडियो को देखे हैं तो अच्छी बात है और आसानी से समझ आएगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज उससे जाकर पिछला वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो एक एक क्लास करते हैं, अगर नेक्स्ट बाय नेक्स्ट करते हैं तो आपको कंसेप्ट क्या होता है क्लियर होता है और समझ भी काफी ज्यादा और अच्छे से आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए पिछला क्लास में लोग पढ़े थे कि प्रकाश किसे कहते हैं। हम बताए थे प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को हम साफ साफ देख सकते हैं। प्रकाश की विशेषताएं बताए थे कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है, प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश एक कारक है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। ये बताए थे आप लोग को। प्रकाश को यानी कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से आपको विशेषताएं बताएं। उसके बाद हम आप लोग को बताएं कि किरण किसे कहते हैं, सॉरी प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं। तो प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। प्रकाश के स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक होता है, एक मानव निर्मित होता है। प्राकृतिक में जैसे सूर्य, तारे हैं, यह क्या है प्राकृतिक है प्रकाश का स्रोत। और जो बल्ब है, ट्यूबलाइट है, मोमबत्ती है, दिया है, ये सभी क्या है मानव निर्मित है। ठीक ना, ये कैसा है प्रकाश स्रोत मानव निर्मित है, यानी कि दिया को हमने इंसानों ने बनाया है और दियरी जो होता है मिट्टी का बना होता है वो इंसानों ने बनाया है। बल्ब को साइंटिस्ट ने बनाया है, इंसान ही बनाया है। इस सभी चीज किसने बनाया है, मानव ने बनाया है, इसलिए किस क्या बोलते हैं हम इसे मानव निर्मित बोलते हैं। उसके बाद हम लोग आता है टॉपिक किरण किसे कहते हैं। किरण किसे कहते हैं, तो किरण एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। और किरणपुंज किसे कहते हैं, तो एक एक किरण जब मिल जाती है यानी 4-5 किरणें मिल जाती है, यानी किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, तो किरणपुंज कहते हैं। किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अपसारिक किरणपुंज, दूसरा होता है समांतर किरणपुंज और तीसरा होता है अभिसारिक किरणपुंज। तो हम बताए थे कि अपसारिक किरणपुंज किसे कहते हैं, तो आपको ट्रिक बताए थे। अपसारी माने अप याद रखिए, अप माने होगा जाना, अप माने क्या होगा जाना, बस याद रखने के लिए इसको तरीका अपनाया गया है। अप माने क्या होता है जाना, सम माने क्या होता है समान, सम माने समान, और अभी मतलब क्या होता है अभी और मतलब और इच्छा है लेने का, ठीक ना, जो भी है ग्रहण करने का भी और, ठीक ना। तो कहने मतलब अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से निकलकर फैलती है उसे हम क्या बोलते हैं अपसारिक किरणपुंज कहते हैं। समांतर किरणपुंज किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। अभिसारिक किरणपुंज किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती है उसे हम अभिसारिक किरणपुंज कहते हैं। एक और टॉपिक छूट रहा है जिसका नाम था पदार्थ यानी कि वस्तु। तो वस्तु 2 प्रकार के, एक प्रदीप्त वस्तु, एक अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त को आप दूसरा नाम बोल सकते हैं दीप्तमान बोल सकते हैं। जो प्रदीप्त वस्तु है उसमें क्या होता है कि उससे प्रकाश निकलता है, और अप्रदीप्त में क्या होता है कि उससे प्रकाश नहीं निकलता है। जैसे कि मान लीजिए कि सूर्य है, तारे हैं, बल्ब है, मोमबत्ती है, ट्यूबलाइट है, दिया है, ठीक ना, टॉर्च है, ये सभी क्या है तो प्रदीप्त है क्योंकि इससे प्रकाश निकलते हैं। वहीं पर अगर देखा जाए मिट्टी है, पत्थर है, दीवार है, किताबें हैं, मेज है, कुर्सी है, बोर्ड है, मोबाइल है, ये सभी चीजें क्या हो जाएगा, तो सॉरी मोबाइल में टॉर्च होता है, इलेक्ट्रिक मशीन है, मतलब कि उससे चल सकता है, बढ़ सकता है प्रकाश, ठीक ना। इस सभी पदार्थ हैं उससे क्या होगा कि प्रकाश नहीं निकल जाते हैं, ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलेंगे अप्रदीप्त बोल सकते हैं, अप्रदीप्त वस्तु है। तो यहाँ तक हम लोग का कंसेप्ट क्लियर रहा। आज हम लोग पढ़ेंगे, आज से हमारा क्लास शुरू होता है कि पदार्थ किसे कहते हैं। इस क्लास को शुरू करने से पहले हम बता दें प्यारे बच्चों, अगर पिछला क्लास देखे होंगे तो हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा रहा, मेरा पढ़ाने का कंसेप्ट समझाने का तरीका कैसा रहा, आपको समझ आ चुका होगा। प्यारे बच्चों, अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अभी नहीं मेरा क्लास देखे हैं एक भी, अगर मेरे नए वीडियो आप जुड़े हैं तो आप एक बार इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको समझ आ जाएगा, एक एक पॉइंट को, एक एक कंसेप्ट को समझ आ पढ़ाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको
कितना अच्छा समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, क्लास करने के अंत में आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो प्यारे बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तभी कीजिएगा सब्सक्राइब जब आपको समझ आएगा, अन्यथा हम बेरियारी किसी को नहीं करते हैं नहीं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हम अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों हमारा टॉपिक आता है पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ, पदार्थ अलग अलग चीजों में अलग अलग प्रकार के पढ़ा जाएगा। जैसे कि केमिस्ट्री में पढ़ा जाएगा तो पदार्थ अलग अलग हो जाएगा, जैसे कि ठोस हो जाएगा, द्रव हो जाएगा, गैस हो जाएगा। लेकिन इस पदार्थ के बारे में हम नहीं पढ़ने वाले, हम पदार्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में। यानी कि पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं पारदर्शी पदार्थ। पहला हो जाएगा पदार्थ को हम 3 भागों में बांट देते हैं। पदार्थ को हम 3 भागों में बांट देते हैं। ठीक है बच्चों, समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला लिख देते हैं हम पारदर्शी, पारदर्शी पदार्थ। ठीक, पारभासी, पारभासी पदार्थ, और यहां लिख देते हैं अपारदर्शी, अपारदर्शी पदार्थ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो होता क्या है कि पार, यहाँ पे लिखा है पार, यहाँ पे लिखा है पारभासी, और यहाँ पे लिखा है अपार। ठीक है, अभी डेट में अभी ट्रिक बताने वाला है जो कि आपको बार बार आएगा, कम मतलब कि बहुत जगह आपको उपयोग में आएगा। उस चीज को अभी टेक्निक से समझ लीजिए। अगर यहाँ पे लिखा है कि मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है दीप्त, दीप्त लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया अदीप्त, अदीप्त। ठीक ना, लिखा पारदर्शी, पारदर्शी, और यहाँ लिख दिया अपारदर्शी। जिसमें अ लग जाता है, अ मतलब समझ जाएगा निगेटिव, अ मतलब क्या समझिएगा निगेटिव यानी ऋणात्मक, क्या समझिएगा ऋणात्मक। अगर इसमें होगा तो इसमें अ लग गया है तो इसमें नहीं होगा। जो क्रिया इसमें होगा यानी कि इसमें मान लीजिए दीप्त में प्रकाश निकलता है तो अपर्दीप्त में क्या होगा, प्रकाश नहीं निकलेगा। पार, पार लिखे यानी पार मतलब क्या जाना, आर पार हो जाना। और पारदर्शी में आर पार हम देख पाते हैं, तो आ लग गया इसमें, तो इसमें क्या होगा, अपारदर्शी में नहीं देख पाएंगे। यानी कि जहां भी अगर आपको अ लग जाएगा जिस सब मतलब शब्द में, तो आप समझिएगा क्या वहां पे निगेटिव कार्य होगा। यानी कि इसमें जो होगा, इससे मान लीजिए इसका धनात्मक होगा तो इसका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। उसमें क्रिया होगा तो इसमें क्रिया नहीं होगा। इस प्रकार से आपको ट्रिक्स याद रखना है कॉन्सेप्ट को। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए हम यहाँ पे समझाने के प्रयास करते हैं आपको। पहला प्यारे बच्चों लिखा है पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक, तो पहला टॉपिक है पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। दूसरा हमारा लिखा है पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं, और हमारा तीसरा है पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, सॉरी। ठीक है, तो पारदर्शी पदार्थ में होता क्या है, किसी वस्तु को हम आर पार आसानी से देख सकते हैं। यानी कि वैसे वस्तु, ठीक ना, जिस वस्तु से हम किसी वस्तु को आर पार देख सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जिस वस्तु से या जिस मतलब लिखा है वैसा पदार्थ जिससे मान लीजिए कि पारदर्शी है ना, तो वैसा पदार्थ, पदार्थ मतलब मान लीजिए का हवा, ठीक ना, कांच, ठीक ना, शुद्ध जल, शुद्ध जल। ठीक, तो यह पदार्थ मान लीजिए क्या है, पदार्थ है। इस पदार्थ से हम क्या करते हैं कि आर पार आसानी से किसी वस्तु को देख सकते हैं। यानी कि वैसे पदार्थ जिनसे हम आसानी से आर पार देख सकते हैं वैसे क्या बोलते हैं, पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, परभासी किसे बोलते हैं, तो इसमें पूरा साफ साफ दिखाई देगा, आर पार आसानी से दिखाई देगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि आर पार स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। यानी कि आर पार स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, यानी धुंधला दिखाई देगा। ठीक ना, यानी कि दिखाई तो जैसे कि मान लीजिए अगर आप कुआं में खड़े होते हैं, जो ठंडी वाला दिन आता है तो आप कुआं में जब खड़े होते हैं देखते हैं कि कुछ व्यक्ति आ रहे हैं या कोई जानवर आ रहा है, लेकिन कौन सा जानवर है ये आपको स्पष्ट नहीं होगा। कोई व्यक्ति आ रहा है तो आपको पता चलेगा कि हाँ कोई आ रहा है, एक व्यक्ति की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन वो मेल है या फीमेल है या आपका दोस्त है या आपका भाई है, यह स्पष्ट नहीं होगा। क्यों, दिखाई तो दिया
लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं दिया, यानी कि साफ साफ दिखाई नहीं दिया, उसे क्या बोलेंगे? परभासी बोलेंगे। जैसे में एग्जाम्पल के लिए कुहासा दिन हो गया, ठीक ना, जो हल्का बादले होते ऊपर देखिएगा तो वो हो जाएगा। धुआं जब उठता है कहीं पर, अगर आगे तापते हैं, जो ठंडी के दिन में आगे तापते हैं, वहां पर जब धुआं उठता है या कभी पदार्थ के जलाते हैं, जब धुआं उठता है तो आर पार का वस्तु दिखाई पड़ता है, बट बहुत ही धुंधला दिखाई पड़ता है, स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। एक और सबसे मेन इंपोर्टेंट आता है कि तेल लगा हुआ कागज या तेलीय कागज। जो तेलीय कागज मतलब होता है जो कागज है तेल में भीगा हो, उसको अगर आप आर पार देखिएगा धुंधला दिखाई देगा लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो परभासी का उदाहरण यही पूछता है व्याकरण में कि तेलीय कागज कैसा पदार्थ है, तो पारदर्शक लिखता है या परभासी लिखता है? पारदर्शक, पारदर्शक भी लिख सकता है और परभासी पदार्थ भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। एक एक कंसेप्ट को बढ़िया समझ के चलिएगा, ठीक ना। और अपारदर्शी में होगा क्या? इससे बिल्कुल ही दिखाई नहीं देगा। जैसे कि ऐसा पदार्थ जिससे बिल्कुल आर पार दिखाई ना दे उसे हम क्या बोलते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दीवार है, उस दीवार के पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं ये हमें पता नहीं चलेगा। इस बोर्ड है, बोर्ड के पीछे कैसा रंग है कैसा नहीं ये भी हमको पता नहीं चलेगा। अगर आपके सामने मोबाइल रख दिया जाए उसके बाद उधर कुछ किया जाए वो भी पता नहीं चलेगा, यानी देख हम नहीं पाएंगे। अगर यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे किताब मान लीजिए यहाँ किताब है और किताब किधर देखा जाए तो उधर क्या है, मान लीजिए कि यहाँ पे 1 उंगली है, 2 है, 3 है, कितना है इधर से देखने पर नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि अपारदर्शी पदार्थ है। अगर यहीं पे कांच होता या हवा होता तो यहाँ पर आर पार दिखाई दे देता, लेकिन यहाँ पे अपारदर्शी पदार्थ है तो इसे दिखाई नहीं देगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही इनका डिफिनेशन आप लोग लिखते जाइए। अगर समझ चुके हैं तो आप लिखने में बिल्कुल अच्छी नहीं हो जाएगा, पक्का लिख सकते हैं और अपने भाषा में लिख सकते हैं। इसीलिए कंसेप्ट को पहले समझिए, लिखने पर ज्यादा फोकस नहीं कीजिएगा कभी भी लाइफ में। अगर स्टूडेंट है अपना पढ़ाई कर रहे हैं तो लिखने से ज्यादा फोकस रखिएगा कंसेप्ट को समझने में और याद रखने में, ठीक ना। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जिनसे आर पार आसानी से देख सकते हैं उन्हें पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है बच्चों, वैसा पदार्थ जिनसे आर पार आसानी से देख सकते हैं उन्हें पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल या जैसे में लिख सकते हैं हवा, कांच, शुद्ध जल, प्लास्टिक चीज होता है जो व्हाइट कलर का होता है उससे भी आप देख सकते हैं, इत्यादि। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है? वैसा पदार्थ जिनसे आर पार आसानी से देख सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब आता है परभासी पदार्थ किसे कहते हैं? तो परभासी पदार्थ में आता क्या है कि वैसा पदार्थ जिनसे धुंधला दिखाई पड़ता है उन्हें, ठीक ना, वैसे पदार्थ को परभासी पदार्थ कहते हैं। परभासी पदार्थ कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि वैसा पदार्थ जिनसे धुंधला दिखाई पड़ता है, इनका स्पष्ट दिखाई ना पड़े उसे क्या कहते हैं? परभासी पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं धुआं, जो धुआं उठता है तब का बात हो रहा है कुहासा, ठीक ना। तेलीय कागज या तेल लगा हुआ कागज, तेलीय कागज या तेल लगा हुआ कागज लिख सकते हैं। एक और आता है घिसा हुआ,
घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, जिस कांच को थोड़ा सा रगड़ दीजिएगा दीवार वाल पर, उसके बाद उससे देखिएगा थोड़ा धुंधला दिखाई पड़ता है। यानी कि तेलीय कागज और घिसा हुआ कांच कैसा पदार्थ है? तो पारभासी पदार्थ है। अब आता है अपारदर्शी, तो और लग गया है अगर इसमें, यानी कि इसमें पारदर्शी था, यहाँ पे अपारदर्शी है, इसमें दिखाई देता था, इसमें दिखाई नहीं देगा, ठीक ना। तो वैसा पदार्थ जिनसे बिल्कुल दिखाई ना दे उसे, उन्हें पदार्थ को, है ना, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल के लिए दीवार, मिट्टी, ठीक ना, किताब, लकड़ी इत्यादि। बच्चों, इस प्रकार से हमारा पदार्थ का टॉपिक जो रहा समाप्त होता है। यानी कि पदार्थ किसे कहते हैं? तो ये पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। यह हम अभी बताएं, शुरू में पदार्थ बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन हम केमिकल वाला पदार्थ नहीं पढ़ने वाले हैं, हम लोग फिजिक्स के पदार्थ पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। जो कि हम देखेंगे कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार का, एक होता है पारदर्शी पदार्थ, एक होता है पदार्थ लिख ही देते हैं आप लोग, आसानी होगा, पदार्थ, ठीक ना, एक होता है पारभासी पदार्थ और एक हो गया अपारदर्शी पदार्थ, ठीक ना। यानी कि पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ। तो पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? तो ऐसा पदार्थ जिससे आप आसानी से देख सकते हैं उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जिससे आसानी से या उनसे जिससे धुंधला दिखाई पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ कहते हैं। और अपारदर्शी पदार्थ में होता क्या है? तो ऐसा पदार्थ जिससे आर पार बिल्कुल दिखाई नहीं देता है उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। प्यारे बच्चों, यह हमारा टॉपिक खत्म होता है। ठीक, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तब हमारा आता है प्यारे बच्चों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। इसका नियम लिखें या परिभाषा लिखें, ठीक ना प्यारे बच्चों। जो चैप्टर का नाम ही है वही अब टॉपिक हमारा को हमको पढ़ना है, ठीक ना। तो उस टॉपिक को ध्यान देना है अच्छे से, क्योंकि इस क्वेश्चन को 5 नंबर में पूछता है। इस क्वेश्चन को 5 नंबर में पूछता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। इसको अगर आज समझ लेते हैं तो आज का क्लास हम लोग का मतलब कि सब क्लास से बेहतर क्लास हो जाएगा, क्योंकि यही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछता है। इस चैप्टर का मेन टॉपिक यही है, प्रकाश का परावर्तन का मेन टॉपिक क्या है कि यही है इसका नियम, ठीक ना। तो हम लोग लिखेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन का नियम जानेंगे, ठीक है बच्चों। इसमें होता क्या है सबसे पहले हम लोग समझते हैं। एक होता है दर्पण, जिसे कांच ले लीजिए, यहाँ पे आप एक कांच ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक। इस कांच को, यह कांच है, ठीक ना, यह क्या हो जाता है? कांच हो जाता है। सिंपल से क्या है? कांच है, जिनसे प्रकाश आर पार हो जाएगा। अगर यहाँ पे टॉर्च बारेंगे तो प्रकाश गुजर जाएगा। अगर यहाँ से देखिएगा आप आर पार का वस्तु देख सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पे पेंट कर देते हैं, पेंट करते हैं या रजत बोल सकते हैं या कलई बोलते हैं, आप इसको कलई करते हैं अगर आप, तो यह हो जाता है दर्पण। क्या होता है? दर्पण, जिससे आप आईना बोल सकते हैं, ठीक।
आप क्या बोल सकते हैं, आईना बोल सकते हैं। अब यहां से किसी वस्तु के पीछे देखिएगा, इसके पीछे दिखाई नहीं देगा, बस आपका ही फेस दिखाई देगा। अगर आप प्रकाश डालिएगा यहाँ से टकरा कर उधर ही मुड़ जाएगा, इधर नहीं आएगा, क्योंकि इधर क्या हो गया है, पेंट हो गया है। उदाहरण के लिए हमारे पास एक शीशा है, दर्पण है, आप यहाँ पे देखिएगा अगर, तो यह क्या हो गया है, कांच हो गया। और यहाँ पर देख रहे हैं कि यही जो मतलब फोन से, जिस फोन से कैमरा शूट हो रहा है, यही शूट इसमें क्या हो रहा है कि दिखाई दे रहा है। ठीक, हो क्या रहा है, इसमें से आर पार नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे क्या किया गया है, पेंट कर दिया गया है, जिसके चलते हमें आर पार दिखाई नहीं दे रहा है। जो चीज को देख रहे हैं उसी को क्या कर रहे हैं, परिवर्तित कर दे रहे हैं, कि परिवर्तन कर दे रहा है, और वो हमें चित्र को दिखा दे रहा है। ठीक ना, यही बात होता है। तो हो सकता होता क्या है, जैसे कि अगर यहाँ पे मान लीजिए कि एक कांच रहा, ये क्या हो गया, कांच हो गया। अगर कांच जैसे आप टॉर्च इस तरह का मारते हैं, टॉर्च हमारे पास अभी नहीं है, ठीक ना, फिर भी आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि मान लीजिए कांच रहा, नीचे इसका पेंट कर दिए, जैसे आप इस तरह का टॉर्च बारिएगा, इस तरह का खड़ा टॉर्च बारिएगा, तो यहाँ से किरणें आएगी प्रकाश की, प्रकाश की जो किरणें होगी यहाँ पे टकराएगी, और टकराने के बाद फिर से वापस इस तरह से लौट जाएगी। यानी कि यह प्रकाश के मुंह है, समझिए कि ठीक, प्रकाश का क्या है, शीर्ष भाग है, ऊपरी भाग है। जब इस तरह से प्रकाश आती है तो टकरा गई, टकराने के बाद फिर से पुनः इधर से इधर लौट जाएगी। यानी कि जो किरणें आती है दर्पण पर टकराती है, उसको हम आपतित किरण बोलते हैं। आना क्या बोल देंगे, आपतित। और जो बदल के जाती है, यानी कि अपने मार्ग में, अपने रास्ते में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो जा रहा है, उसको हम कहेंगे परिवर्तित। जो आती है उसको क्या बोल देंगे, आपतित, और टकरा कर जो निकल रही है उसको बोल देंगे परावर्तित। और बीच में एक डॉट 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 अभिलंब मिलता है, यानी कि एक प्रकार समझिए, इस प्रकार से होता है किरणें, और इधर से आ रहा है आपतित, और जिस बिंदु को मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, उसको आपतन बिंदु बोलते हैं, और टकराने के बाद जो गुजर रहा है उसको हम परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक ना, ये दो किरण होता है। पहले यहाँ से अगर आ रहा किरण टकरा गया, यहाँ पे टकराने के बाद यहाँ से पुनः उसी माध्यम में लौट गया। ठीक ना, तो कुछ इस प्रकार से क्रिया होता है। तो जो किरणें आती है और यहाँ पे टकराती है, और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में, यानी जिस माध्यम से आए थे उसी माध्यम में लौट गई। ठीक ना, यही है प्रकाश का परिवर्तन का नियम। बीच में होता है अभिलंब, बीच में क्या होता है, अभिलंब, डॉट 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 करके मिलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अभिलंब। और जहां पे तीनों मिल रहे हैं उसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं, आपतन बिंदु। यह एक दर्पण है, यह क्या है, दर्पण है। तो जो किरणें आग टकरा रही है उससे हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं, आपतित किरण। जो टकरा गुजर रही है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। उसे क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। और जो बीच में गिरा होता है उसे हम बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब। ठीक ना, बीच वाला क्या बोलते हैं, अभिलंब। अब होता क्या है कि यह आपतित किरण है और परावर्तित किरण है, अब बीच में क्या है, अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच यहाँ पे कोण बन जा रहा है। क्या बन रहा है बाबू, कोण बन रहा है। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच भी एक कोण बन रहा है, यानी कि दो कोण बन गया। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बना कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और आपतन कोण को आय से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, आय से सूचित करते हैं। और अभिलंब परावर्तित किरण, यानी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम बोलते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण को किससे सूचित करते हैं, तो आर से सूचित करते हैं। परावर्तन कोण किससे सूचित करते हैं, आर से करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक दो टॉपिक बताते हैं, उसके बाद थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यह है आपतित किरण और यह है परावर्तित किरण।
तो यहाँ पर नियम लगता है कि अगर आपतित किरण जो है अगर अपना कोण को बढ़ाएगी तो परावर्तित किरण तो कोण जो है यानी कि आपतन कोण बढ़ेगा तो क्या बढ़ जाएगा, परावर्तन कोण बढ़ जाएगा, और आपतन कोण घटेगा तो परावर्तन कोण भी घटेगा। ये किस तरह क्रिया हो रहा है आप समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप यहाँ से टॉर्च बारह हैं, अगर आप यहाँ से टॉर्च बारह हैं, ठीक ना, अगर आप यहाँ से टॉर्च बारह हैं, यहाँ से टॉर्च एक बारह है, अगर आप तो यहाँ टकराएगा। अगर यही टॉर्च को यहाँ पला लेते हैं आप भेजिएगा तो यहाँ टकराएगा। तो जहाँ दूरी डिस्टेंस बढ़ेगा इसका मतलब कि दूरी बढ़ा ना, तो अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से जहाँ मान लीजिए यहाँ सब यहाँ पे गिरा, तब यहाँ से जाकर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, यहाँ पे। यानी कि यहाँ से यहाँ का कोण बढ़ा तो यहाँ का भी कोण बढ़ा, यानी कि आपतन कोण बढ़ता है तो परावर्तन कोण भी बढ़ता है। दूसरा बात है कि आपतन कोण को हम I से सूचित करते हैं तो परावर्तन कोण को R से। यह एक नियम हो गया कि आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R होता है। यदि अगर आपतन कोण I जो है 20 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 20 डिग्री होता है। अगर कोण I 30 डिग्री है तो कोण R का हो जाएगा 30 डिग्री होगा। इस प्रकार से यह कोण बनता है। ठीक है बच्चों, आइए अब इन सभी के बारे में हम जानते हैं, ठीक ना। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, पहले तो टॉपिक याद है यार, इसका कितना नियम होते हैं, नियम को लिखें, ठीक ना। तो आप इसका परिभाषा बहुत सारे बुक में अलग अलग देगा, बहुत सारे तरीका से अलग अलग देगा, लेकिन कंसेप्ट यहीं पर है, रूल यही है कि जब किरणें आती है किसी दर्पण से या चमकीली सतह से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी घटना को क्या बोलते हैं, हम प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। यानी कि देख रहे हैं कि आपतित किरण आ रही है, एक दर्पण से टकरा कर परावर्तित हो रही है, परावर्तित हो जा रही है, यानी कि यहाँ क्या रही है, अपनी दिशा को मोड़ रही है, ठीक ना। तो मोड़ने की क्रिया को ही बोलते हैं हम प्रकाश का परावर्तन, ठीक ना। आइए तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें एक या किसी प्रकाश की किरणें किसी दर्पण या चमकीली सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है ना, इसी घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं, इसी घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश किरणें, ठीक ना, प्रकाश की किरणें किसी दर्पण पर या चमकीली सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, ठीक ना, इसी घटना कहते हैं, उसी घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। ठीक, डिफाइन करने के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं नोट में कि प्रकाश का परिवर्तन का या इसका प्रकाश का परिवर्तन आप लिख सकते हैं, ठीक ना, इसका दो नियम होते हैं। प्रकाश का परिवर्तन कितना नियम होते हैं, दो होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन आता है कि प्रकाश का परिवर्तन के कितना नियम होते हैं, तो दो होते हैं। और अगला चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन, उसमें भी प्रकाश का अपवर्तन का दो ही नियम होते हैं। इसलिए याद रखना है कि प्रकाश का परिवर्तन के कितना नियम होते हैं, तो दो नियम होते हैं। ठीक, पहला नियम
पहला नियम लिखते हैं। पहला नियम कहता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कि आई कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर होता है। ठीक, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। यह रहा पहला नियम। ठीक, दूसरा नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, यानी कि आपतन बिंदु पर होते हैं। यही दूसरा नियम है, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल पर या एक ही सतह पर होते हैं, है ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल बोल सकते हैं, तल या समतल पर होते हैं। प्यारे बच्चों, जो यह टॉपिक है प्रकाश का परिवर्तन, अगर आएगा आपके नियम में, पेपर में बिहार बोर्ड का, कि प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, इसके कितने नियम होते हैं, तो लिखना होगा प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण पर या चमकीली सतह पर टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। इसके दो नियम होते हैं, बस इतना ही लिखना है, तब आपको 2 नंबर मिलेगा, 2 मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम का वर्णन करें या इसके नियम को लिखें, तब आपको लिखना होगा प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, और इसका नियम 2 होते हैं, और पहला नियम यहाँ पे, दूसरा नियम यहाँ पे है। यानी कि इतना अगर लिखते हैं और डायग्राम यहाँ बनाते हैं तो आपको 5 नंबर फिक्स हो जाएगा प्यारे बच्चों। यानी कि यह जो स्लाइड दिखाई दे रहा है यह आपको 5 नंबर देने वाला है, इसलिए आपको इसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लेना है और लिख लेना है। यानी कि प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश के किरणें किसी दर्पण पर या चमकीली सतह पर टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को ही प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। पहला नियम, प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम कहता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। यदि मान लीजिए यहाँ पे नोट में अगर आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, यदि ठीक ना कोण आई 50 डिग्री है, कोण आई 50 डिग्री है, तो कोण आर कितना होगा। यदि कोण आई 50 डिग्री है तो परावर्तन कोण वाला जो आर है एक कितना डिग्री होगा, तो ये भी हम जानते हैं कितना होगा, 50 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे परावर्तन का नियम से होता है। और देते हैं ऑप्शन में, ऑब्जेक्टिव में 2026 के पेपर में पूछा था कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, क्यों? तो यह प्रकाश का परावर्तन के नियम से, प्रकाश का अपवर्तन के नियम से, वायुमंडलीय अपवर्तन के नियम से, या इनमें से कोई नहीं, तो प्रकाश का परावर्तन के नियम से होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ गए। अब आता है यहाँ पे आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, ये सभी कंसेप्ट इसमें पढ़ाने को मिलेगा, आपको नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इस टॉपिक को लिखना होगा तब लिख सकते हैं, बट यह कभी नहीं पूछता है कि आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं। क्वेश्चन इस तरह का बनेगा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बना कोण क्या बोलते हैं, तो आपतन कोण बोलते हैं।
परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बना कोण क्या बोलते हैं? तो परावर्तन कोण बोलते हैं। यहाँ पर अगर ध्यान दीजिएगा, अभिलंब है यहाँ पे और यह आपतन कोण की ओर अगर है, आपतित किरण की ओर है तो आपतन बन जा रहा है, यानी कि अ और अ आ रहा है। और यहाँ परावर्तित किरण है, यानी यहाँ पे प है, इसीलिए यहाँ पर कौन से कोण बन रहा है? तो प से बन रहा है, परावर्तन कोण बन रहा है। इस चीज को याद रखिएगा, यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को बोलेंगे तो बोल दीजिएगा आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण बताइए तो बोल दीजिएगा परावर्तन कोण। ठीक ना? इस प्रकार से होता है। तो आपतित किरण किसे कहते हैं? लिखना होगा, तो आपको लिखना होगा कि दर्पण पर आकर टकराने वाली किरण को, दर्पण पर आकर टकराने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण किसे कहते हैं? तो दर्पण से टकरा कर गुजरने वाली किरण को, या दर्पण से टकरा कर लौटने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बना कोण को, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बना कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। अब आते हैं परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बना कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक ना बच्चों? अभिलंब किसे कहते हैं? आपतन बिंदु पर, ठीक ना, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं, यानी कि आपतन बिंदु पर गिरा हुआ लंब को क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कि आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आपतन बिंदु को हम देख रहे हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों मिल रहा है, इसलिए इसका बोल रहे हैं हम आपतन बिंदु बोल देंगे। ठीक प्यारे बच्चों, यानी कि आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो जिस बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब मिलती है उसे हम बोलते हैं आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हम लोग कंसेप्ट क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आता है प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ठीक, इसको आप लोग समझ आ गया होगा लिखकर, इसको आप लोग को लिख लेना बेहतरीन से, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम चालू करते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, ठीक ना। तो प्रतिबिंब बनता कब है, ठीक ना प्यारे बच्चों। तो प्रतिबिंब क्या होता है कि जब किसी बिंदु स्रोत से, बिंदु स्रोत का मतलब है या कोई प्रकाश से, या बिंदु स्रोत यानी कि मान लीजिए टॉर्च से, सूर्य के प्रकाश से, या कोई बल्ब से, जब क्या होता है प्रकाश निकलता है तो किसी वस्तु पर टकरा कर जब मिलता है या मिलते हुए प्रतीत होता है, और मिल जाएगा तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, और मिलते हुए प्रतीत होगा। जहाँ प्रतीत का शब्द आ जाता है उपयोग किया जाता है, प्रतीत का मतलब होते हैं महसूस करना, अनुभव करना, ठीक ना। तो प्रतीत जहाँ पा जाएगा वहां पर समझिए कि काल्पनिक होगा। काल्पनिक का दूसरा नाम होता है आभासी। काल्पनिक का दूसरा नाम क्या होता है? आभासी। यानी कि प्रतिबिंब को प्रकार क्या? दो प्रकार का, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक काल्पनिक प्रतिबिंब। ऐसा समझना। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश के किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है उससे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं, ठीक ना। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब, ठीक ना, ठीक ना, या किसी बिंदु स्रोत से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। किसी
किसी बिंदु स्रोत से चलने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है बच्चों, किसी बिंदु स्रोत से चलने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब। रियल इमेज थी ना, हो गया ना। वास्तविक प्रतिबिंब एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब या काल्पनिक का दूसरा नाम होता है आभासी प्रतिबिंब। ठीक है बच्चों, तो अब हम टॉपिक आता है वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो देखिए, यही डिफिनीशन इसमें भी लिखना है। यानी किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें, ना, चलने वाली प्रकाश की किरणें, यहाँ की रहेगा, ठीक ना। प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, अगर मिल गई, यहाँ पे मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यहीं पर से यहाँ पे मिलती हुई है, इसको हटा देंगे। जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पर से इसको बस इतना हटा दीजिए, ठीक ना। मिलती हुई प्रतीत होती है उससे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी किसी बिंदु स्रोत से चलने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अब आइए यहाँ पे डिफिनीशन लिख देते हैं, ठीक ना। किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है,
उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक ना, इस प्रकार से हुआ। थोड़ा छोटा हो गया, फिर भी आप लोग समझिए और बातों को सुनिए कि किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब का कुछ विशेषता जान लीजिए। वास्तविक प्रतिबिंब प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, ठीक ना, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को उतारा नहीं जा सकता है। दूसरा कहें तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है। ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है क्या होता है? उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनता है। मुख्य अक्ष के नीचे बनता है। यह रहा इतना वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में कि किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से नीचे बनते हैं। यहाँ पे मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पे नीचे इसका मान यहाँ पे एक वस्तु रखा गया है, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा मुख्य अक्ष से नीचे बनेगा। यहाँ पे वास्तव में मिलकर बनेगा, वास्तव में मिलकर बनेगा। यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पर काटा तो यानी यहाँ पे वस्तु मिल गया। ठीक है बच्चों, तो यह रहा वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। अब हम लोग लिखते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में, थोड़ा पढ़ लेते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में। ठीक है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब में यही होगा, बस हल्का से इसके डेफिनेशन का होगा कि चेंज हो गया। यहाँ पे वास्तव में मिल रहा था लेकिन यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होगी, इतना ही बात है और कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना। आप लोग के बारे में ये नहीं पूछेगा वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो आता यह है पेपर में 2 नंबर क्वेश्चन आता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखें। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखें, ठीक ना। यहाँ पर टॉपिक आता है हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में, ठीक ना। किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर, ठीक ना, प्रकाश के किरणें किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश के किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब
आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, आभासी प्रतिबिंब यानी काल्पनिक प्रतिबिंब के कुछ विशेषताएं जान लीजिए नोट में, ठीक ना। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से ऊपर बनता है। यह रहा काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में। किसी बिंदु शुरू से चलने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधी बनती है और यह मुख्य से ऊपर होती है और इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। यह रहा काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में। ठीक है बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर। यह 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। यह 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, आप लोग थोड़ा सा इसको याद रखना है, ठीक ना। क्वेश्चन आएगा आप लोग को बिहार बोर्ड में कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें या अंतर लिखें, ठीक ना। तो ये आप लोग को बहुत आसान हो गया और आप लोग के 2 नंबर का फिक्स हो गया अगर आप अच्छे से समझे होंगे तो, ठीक ना। चलिए हम लिखते हैं इसको, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक ना। इधर लिख देते हैं हम वास्तविक प्रतिबिंब और यहां देते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक ना। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखने का है। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब लिख दिया और देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब लिख दिया। पहला लिख सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब को जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है इसे काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, ठीक ना। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरा पॉइंट है कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है। यह हमेशा क्या होता है, सीधा बनता है और यह हमेशा उल्टा बनता है, ठीक ना। वास्तविक प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ठीक ना नीचे बनता है, मुख्य अक्ष के नीचे
बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब जो है, काल्पनिक प्रतिबिंब मुख अक्ष के ऊपर बनता है, ठीक ना। चौथा है कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, दर्पण के आगे बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण का पीछे बनता है। तो यहाँ पे 4 आप लोग का अंतर हुआ। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब अंतर लिखें, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखें, तो आपको याद रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, ठीक ना। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा मुख अक्ष के नीचे बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब होता है या मुख अक्ष के ऊपर बनता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब है दर्पण के आगे बनता है, दर्पण के आगे बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे बनता है। इस प्रकार से हम लोग इसका अंतर जाने, और यह आप लोग बिहार बोर्ड में 2 नंबर को पूछेगा, आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है बच्चों, आज हम लोग का यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में कि दर्पण क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, तो उपयोग लिखिए, वो भी अच्छा खासा टॉपिक है, ठीक ना। तो आज हम लोग कितना कवर हुआ कि प्रकाश का हम लोग पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, प्रकाश का परावर्तन का नियम लिखे, ये भी जाने, और हम लोग प्रतिबिंब के बारे में जाने, और वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में जाने। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग इस क्लास कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, ताकि वो भी हमारे क्लास से पढ़ पाए और अच्छा मार्क्स ला पाए। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।